सर आप देखना हमारे चैनल टीचर टेक्नीशियन और आज इसका पार्ट 2 की तरफ आए हैं कि ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज़्म जो हम लोगों ने ऊपर चैप्टर में पढ़ लिया था कि किस तरह से हमारा वायरस से बच सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास कंप्यूटर एथिक्स एंड सिक्योरिटी में। तो उसमें हमारे पास एक बहुत मेन चीज़ आती है ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज़्म कि किस तरह से हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो मौजूद है या नहीं है। Authentication mechanism is a hardware software based mechanism for us to use to prove their identity before they access data on the device। कि डाटा थीव या डाटा हैकर्स से बचने के लिए, यानी एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने क्रैकर्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पीछे कंप्यूटर सिक्योरिटी में, हैकर्स और क्रैकर्स। तो इनसे बचने के लिए हम लोग कुछ करते हैं। क्या करते हैं भाई? ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म क्या होते हैं? जैसे फ़र्ज़ करें हर एक को आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पता हो तो आपका डाटा चुराना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर हर एक को आपका पिन कोड पता हो, या हर एक कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड लेके यूज़ कर रहा हो, या हर एक किसी की उंगलियों के पहचान सेम होते हैं तो कोई भी चीज़ एक्सेस कर पाते हैं। बायोमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता। कोई भी किसी भी जगह प्रेजेंट हो रहा है, कोई किसी की जगह टेंडर्स लगा रहा है, कोई किसी की जगह बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहा है। तो कुछ कुदरत ने भी और कुछ कंप्यूटर ने भी निज़ाम बनाया है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा रियल यूज़र है या कौन सा नहीं है। तो हमारे पास ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म ये चीज़ को शो करवाता है, यानी एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बेस है मैकेनिज्म, और जो फोर्स करता है कि आपकी आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने आप को बिफोर एक्सेस द डाटा। यानी आप अगर फेसबुक की आईडी खोलना तो पहले शो करवाएं कि आप ही हैं भाई। अच्छा, 3 पार्ट में होता है, वैसे तो इसके और भी पार्ट्स होते हैं लेकिन यहाँ बुक में 3 पार्ट दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है यूज़र एंड पासवर्ड। हम लोगों का जितने अक्सर देखा जाए तो हमारे पास जितने भी डिवाइस है उसमें यूज़र एंड पासवर्ड का हम लोग एक मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। यूज़र एंड पासवर्ड यानी एक यूज़र हो, यूज़र का नाम, जैसे फेसबुक पर अगर नाम देखा जाए बुरैर हसनैन हो गया या कोई भी नाम हो गया, तो यहाँ पे एक यूज़र का नाम भी ज़रूरी है, उसके नाम की आईडी, और एक स्पेसिफिक आईडी होगी उसके नाम की, वो नाम की आईडी किसी और की नहीं हो सकती। और फिर उसका पासवर्ड, पासवर्ड दोनों के सेम भी हो सकते हैं, जैसे आपका पासवर्ड 123 बुरैर हो और मेरा पासवर्ड भी 123 बुरैर हो, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मली इतना हल्का पासवर्ड कोई रखता नहीं है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो। तो अगर दोनों का पासवर्ड 123 बुरैर तो हो सकता है जो ब्रांड नाम का हो, लेकिन दोनों का यूज़र नेम चेंज होगा। तभी फेसबुक रिकमेंड कर देती है, या फिर कोई भी वेबसाइट या कोई भी हमारे पास अकाउंट रिकमेंड करता है कि अपने नाम के साथ कोई नंबर भी लगाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें 30 बुरैर नाम के अकाउंट बन रहे हैं, तो पहला तो बुरैर बन जाएगा, लेकिन दूसरा बुरैर 1, फिर बुरैर 2, बुरैर 69, बुरैर 55, बुरैर 98, बुरैर 55, इस तरह चीज़ें बनेंगी। तो पहला मैकेनिज्म हमारे पास क्या है? यूज़र नेम और पासवर्ड एक तरह का पेयर होता है कीवर्ड का जो यूज़र सिर्फ जानता होता है, अनलेस किसी ने किसी और को ना बताया हो। प्रेजेंट ज़माने में हमारे पास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ों में यूज़ लगा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो यही होता है जितनी भी वेबसाइट पे। तो यही आपको बता रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड आर द डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म ऑन द वेब टुडे, यानी यही हमारे पास जितनी भी वेबसाइट है उन सब पे लगा हुआ है। फिर आता है पिन कोड। पिन पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। पिन लोगों ने बहुत बार सुना होगा लेकिन इसकी फुल फॉर्म लोगों ने कम सुनी होती है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक सिक्योरिटी कोड होता है, वेरीफाई करता है आपको किस तरह सिमिलर है। ये भी आपके पासवर्ड की तरह ही होता है, इसको भी आपको सीक्रेट रखना पड़ता है। नॉर्मली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे भी होता है। और अब ये आजकल पिन कोड जो है या पिन नंबर हमारे पास सिम में, या फिर दूसरा ये कह लें कि आपको कभी कभी मैसेज भी आते हैं जो 2 वे आइडेंटिफिकेशन कोड होता है अगर आपको कोई पासवर्ड भूल जाए। सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो चीज़ होती है वो होती है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है भाई। पिन कोड विन कोड आईडी पासवर्ड कोई भी डाल सकता है, कोई भी लॉगिन हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मैकेनिज्म होता है बायोमेट्रिक। अनलाइक द ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म, बायोमेट्रिक वेरीफाई द मेक श्योर द रियल पर्सन गेट द एक्सेस ऑन डाटा और डिवाइस। बाकी सब में फिर भी चांसेस हैं कि आपका किसी को पिन कोड पता हो, डेबिट कार्ड आपका मौजूद हो, वो खोल लेगा। किसी को आपका यूज़र पासवर्ड पता हो वो आपकी आईडी खोल सकता है, लेकिन पिन नंबर से अगर वो चीज़ इंस्टॉल है, यानी सॉरी बायोमेट्रिक से वो चीज़ लॉग आउट की हुई है, तो वो चीज़ कभी नहीं खुल पाएगी अनटिल अनलेस आप वहाँ मौजूद नहीं हो या आप जैसी कोई चीज़ वहाँ मौजूद ना हो। आपको ही होना पड़ेगा क्योंकि हर एक के फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। बोथ सैम्पल बायोमेट्रिक डाटा मैच एंड ऑथेंटिफिकेशन इज कंफर्म जब जाके चीज़ वो होती है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप इसकी फिंगरप्रिंट है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास आई रेटिना भी बायोमेट्रिक होता है, आइरिश भी बायोमेट्रिक होता है, फेशियल स्कैन भी बायोमेट्रिक होता है, और वॉइस रिकग्नाइजेशन भी बायोमेट्रिक में ही आता है। काफ़ी जगह आई रेटिना स्कैन भी करते हैं जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास फिंगरप्रिंट ही होता है। फेशियल भी होता है कुछ जगह, लेकिन वो मोबाइल्स में होता है, और मोबाइल्स में हमारे पास आई रेटिना, फेशियल और फिंगरप्रिंट ही ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन बायोमेट्रिक एक तरह से पूरा रियल पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता।
बाकी सब में चीज़ें खुल जाती हैं। अच्छा, ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गए, लेकिन हमारे कंप्यूटर प्रोफेशन में इन सब की एक इथिक्स बहुत ज़रूरी है। इथिक्स क्या होता है भाई, कि एनवायरनमेंट जिसके ज़रिए हम लोग ये काम कर पाएँ, और वो एनवायरनमेंट कुछ चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहले अगर बात की है कि प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर फील्ड में प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ ब्रीफ हैं जिस पर इंसान को काम करना है। सबसे पहला रूल्स हमारे पास अगर देखा जाए तो सिंपल, हमारे पास कुछ गाइडेंस, कुछ प्रिंसिपल हैं। कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी से, वैल्यू ह्यूमन, एक्नॉलेज करना है कि ऑल पीपल हमारे पास स्टेक होल्डर हैं कंप्यूटिंग में, यानी तमाम बंदे कंप्यूटर में इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं। यानी समझ लें कि अपने काम से काम रखना है, अगर आसान लफ्ज़ों में बोला जाए, कि हर बंदे को एक्नॉलेज करना है, कोई गलत काम नहीं करना। बी हॉनेस्ट और ट्रस्टवर्दी रहना है, यानी किसी के साथ दो नंबरी नहीं करनी, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हॉनेस्ट रहना, ईमानदार रहना। रिस्पेक्ट करनी इक्विपमेंट की, भाई जो हमारे पास लॉज डिफाइन किए हुए हैं, जैसे काफ़ी सारे लॉज नीचे डिफाइन करेंगे, उन सब चीज़ों को वो करना है। अवॉइड करना है कि किसी को हार्म पहुँचाएं। फेयर रहना है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी, कोई साइबर बुलिंग नहीं करनी, किसी का इंटरनेट पर मजाक नहीं उड़ाना। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट पैदा कर सकती हैं, यानी इंटरनेट एक पॉजिटिव वे में यूज़ हो। आजकल तो इंटरनेट किसी को जलील करने, किसी को तंग करने, किसी को वायरल करने में यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वे में यूज़ हो तो बहुत फ़ायदेमंद। रिस्पेक्ट करनी है, हमारे पास रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास नया आइडिया, नई इन्वेंशन, नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे काफ़ी बच्चे इंटरनेट पर अपनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बना के डालते हैं, कुछ क्रिएटिंग, कुछ डिज़ाइनिंग की, इवन जितना हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम है, और एक ये वीडियो भी तो हमारे काम की है। तो इन जैसी वीडियोस को रिस्पेक्ट करना है, और लाइक का बटन दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे वीडियोस आ सकें। फिलहाल आप टॉपिक की तरफ आते हैं। तो रिस्पेक्ट करनी है, प्राइवेसी और मेंटेन रखना कॉन्फिडेंशियल, दूसरे लोगों की चीज़ों को प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल मेंटेन रखने का मतलब ये दूसरी चीज़ को शेयर वेयर मत करना, की चीज़ करना, इंटरफेयर नहीं करना। आल तो सारी इथिक्स इस पर ही डिपेंड करती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो चाहे पढ़ लें तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेन टॉपिक ये होता है हमारे पास यहाँ से शुरू। यह हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमें पता चल पाता है कि हम लोगों की इंटरनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्या होता है। डिफाइन इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्या होती है भाई, हमारे पास जो भी डाटा है इंटरनेट पर मौजूद, उसमें से कुछ सही है, कुछ गलत है। फ़र्ज़ करें मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया ऊपर वाला, और ये मैंने टॉपिक में सब कुछ गलत डिफाइन किया, तो हमारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी गलत हो रही है। तो इंटरनेट पे हर चीज़ जो मौजूद है उस पर हर चीज़ पे बिलीव नहीं किया जाता। वो डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट और आपका सोर्स क्या है, आपको पढ़ाने वाला कौन है, आपको गाइड करने वाला कौन है, किस वेबसाइट से देखा था आपने, फेसबुक पे कितने नकली मैसेज चल रहे होते हैं, ऐसी कितनी वेबसाइटों पे स्कैम चल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी के थ्रू टेस्ट किया जाता है। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी टाइप ऑफ मेजरमेंट अश्योर द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और ट्रू, यानी एक तरह की इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी एक जगह है जहाँ पे मतलब एक इदारा कह लें या कह लें समझ लें, उससे पता चल पाता है कि इन्फॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट है, ये बात सच्ची है नहीं है। जैसे फलां इंसान का मौत हो गई, अब पता चले वो जिंदा है और वीडियो अपलोड कर रहा है, तो भाई इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी इस पर डिपेंड करती है कि कितनी एक्यूरेट है। तो इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू इन्फॉर्मेशन शुड नॉट जनरेट फ्रॉम द मिसलेनियस डाटा। दूसरी चीज़ कि अगर उसमें कोई फाइल वाइल लगी हुई है, उसमें कोई मिसलेनियस डाटा ना हो, कोई इस तरह का वायरस ना हो। चलो डाटा सही था उसमें, लेकिन उस पर लिंक पे क्लिक किया हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए, तो ये चीज़ भी हमारे इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी को डिफाइन करता है। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी मस्ट फ्रॉम बी फॉर्म ऑफ रिप्यूटेबल सोर्स, यानी हमेशा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी वहीं से मिलेगी जब आप किसी मखसूस एक स्पेसिफिक चीज़ से हम लोग इदारे से या नॉलेज पा रहे हो। जैसे काफ़ी वेबसाइट हैं जिन पे नॉलेज सही नहीं होती है। मैंने खुद से एक वेबसाइट बना दी मैंने कि सरबराह ये हैं फलां हैं, उनने जंग की थी और फलां किया था या कुछ भी किया था, तो वो हम नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल वेबसाइट पे या फिर द डॉन न्यूज़ में आ रहा है या फिर किसी बड़े न्यूज़पेपर में आ रहा है या किसी BBC चैनल पे आ रहा है, तो फिर जाके वो होता है। क्रिकेट दिमाग में बसा हुआ है, तभी कभी BC आए, कभी PSL, कभी दिमाग में ये चल रहा होता है। तो फिलहाल ये अपना एरर होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट। अच्छा भाई, हम लोग डेटा थीफ से बचने के लिए इन लोगों ने एक इदारा बनाया, ये समझ लें ऑर्गेनाइज है, जिसे पाकिस्तान रेगुलेट द मेंटेन एंड रेगुलेट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि हमारा डाटा कोई थीफ ना कर रहा हो। यानी फ़र्ज़ करें मैंने ये वीडियो बना के डाली, अब मेरे पास चैनल पे सब्सक्राइब कम है या कुछ भी कम है, दूसरे बंदे ने यही वीडियो बना के डाली, सुपर हिट हो गया, या फिर आपने कोई वीडियो बनाई, आपने कोई क्रिएटिंग काम किया और दूसरे बंदे ने अपने नाम से डाल दिया, तो हर चीज़ के अपने एक प्रॉपर राइट्स होते हैं। अगर वो राइट्स आपके पास है तो आपकी वीडियो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, कुछ और वो नहीं कर सकता। When the person develop a software, write a book, रिसर्च और पेपर, कुछ भी इन्वेंट करता है, कोई मशीन नहीं, कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई बुक राइट कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास काम आते हैं। वीडियोस पर ज़रूरी नहीं है, वीडियोस पर भी कॉपीज़ हो जाती हैं, लेकिन बुक में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास इंटेंजिबल क्रिएशन होते हैं, एक तरह के ह्यूमन के इंटेलेक्शन से कुछ कुछ करवाते हैं कि कोई भी अगर चीज़ आपका डाटा रॉप कर रहा है तो वो एक प्रोटेक्टेड हो जाएगी, या तो कॉपीराइट्स में या पेटेंट में या ट्रेडमार्क में।
इन 3 तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। 3 पार्ट बता रहा हूँ, 3 पार्ट पे शायद हमारा चैप्टर आखिर वक्त में ख़त्म हो जाए। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। पहला है पेटेंट। पेटेंट जैसे मैंने एक जुमला अपना पेटेंट कर लिया, जैसे फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इस तरह का एक पेटेंट होता है, यानी ट्रेडमार्क होता है फिलहाल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये चलो पेटेंट की एग्जाम्पल देता हूँ। पेटेंट इज अ ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट फॉर द इंटेंट मार्क एंड सेल इन्वेंशन टू लिमिटेड पीरियड इन पाकिस्तान 20 ईयर। ओनर पेटेंट होल्ड द राइट ऑफ द सम टू मेक वैल्यूएबल और स्कॉलर 3। आसान लफ्ज़ों में हम लोग इसको ये बोलेंगे भाई, पेटेंट हमारे पास कोई भी इदारा एक पेटेंट कर सकता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारी वो चीज़ पेटेंट हो जाएगी। हायर एजुकेशन कमिश्नर, जैसे हम लोग स्टूडेंट में देखते हैं एक पेटेंट बना हुआ है कि इंटर की डिग्री, एक पेटेंट बना हुआ है बीएससी की डिग्री, तो उनके पास एक बना हुआ है। अब अगर आपने सेकेंड ईयर पढ़ा है लेकिन उसके बाद आपका पेटेंट नहीं है तो आपका काउंट नहीं होगा। और काफ़ी सारी चीज़ों में पेटेंट काम होता है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा खुल के मैं इस तरह डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसका यूज़ बहुत स्पेसिफिक है। हाँ, कॉपीराइट्स का यूज़ मैं बता सकता हूँ कि कॉपीराइट्स का यूज़ किस तरह से बता सकते हैं। कॉपीराइट हमारे पास लीगल इंस्ट्रूमेंट या फिर हमारे पास एक कॉपीराइट होता है कि ये फ्रेमवर्क, ये आर्ट वर्क हमारा है, ये आइडिया हमारा है जो हमने कन्वे किया है। हर कंपनी के, हर इंडस्ट्रीज़ के कॉपीराइट्स होते हैं कि कॉपीराइट्स बाय ये WWE अगर कोई रेसलिंग देता है तो उसके भी अपने अपने कॉपीराइट्स लिखे हुए आते हैं कि भाई WWE के अलावा ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, वो वेबसाइट अगर कोई और यूज़ कर दे तो उस पर वो फाइन कर सकते हैं, 10 चीज़ों में कर सकते हैं। ये एक साइन होता है कॉपीराइट का, सीक लॉ वाला। काफ़ी चीज़ों में आपने लगा हुआ देखा होगा कॉपीराइट्स किसी कंपनी के, कॉपीराइट किसी कंपनी के, हलाल के कॉपीराइट्स या हर तरह के। ऐसी चीज़ होती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मैं टोटली डिफाइन कर सकते हैं इस चीज़ को बहुत खेल के, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेडमार्क, जैसा आपने देखा गवर्नमेंट्स की जो बुक होती हैं, अगर पता नहीं किसी ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल से अगर वीडियो देख रहा हो तो ये बता दूं कि हर गवर्नमेंट स्कूल की बुक पे एक गवर्नमेंट का ट्रेडमार्क लगा होता है और उस पर लिखा होता है ये बुक फ्री है, ये बुक सेल नहीं हो सकती। तो वो बुक सेल होती भी नहीं है, फ्री वाली बुक। वो आप किसी दोस्त वोस्त को बेचना चाहे बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी और इदारा कभी बेच नहीं सकता क्योंकि उसमें ट्रेडमार्क लगा हुआ है। तो ट्रेडमार्क हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये लगा हुआ है, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी है, सबके अपने अपने ट्रेडमार्क है। तो ये चीज़ हमारे पास, इसको फॉलो करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके ज़रिए हमारे पास चीज़ें प्रोटेक्ट होती हैं, पेटेंट के ज़रिए, कॉपीराइट्स के ज़रिए और ट्रेडमार्क के ज़रिए। साथ में ये तो ये एक तरह की हार्डवेयर की पायरेसी, यानी आपने कोई बुक बुक लिखी है, ये लिखी है, वो लिखा है। कभी कभी कुछ जगह सॉफ्टवेयर की पायरेसी में भी कुछ चीज़ आती है, यानी सॉफ्टवेयर भी एक तरह का पायरेसी होता है और एक प्लेजरिज्म भी बहुत ही काम की चीज़ है। वो चीज़ों का आइडिया आपको बता दूँ क्या होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी हमारे पास की एग्जाम्पल यही है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हम लोग जितने भी इंटरनेट से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सभी पायरेटेड हैं, तभी उनको एक महीने बाद खुद ब खुद चलना बने जाते हैं। जैसे डाउनलोड मैनेजर है, वो मेरे पास चलना बन जाता है तो मुझे क्रैक करना पड़ता है। तो ये सॉफ्टवेयर की पायरेसी, यानी असली कीमत से हम लोगों ने बिना पैसे दिए हुए ख़रीद लिया। हर एक का देखा जाए जो हमारे पास बिकॉज ऑफ पायरेसी वेंडर है फ्यू सोर्सेज ऑफ डिवोटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू प्रोडक्ट। यानी अगर देखा जाए कोई सारे सॉफ्टवेयर हैं, कितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो MS ऑफिस हो, चाहे वो विंडोज़ क्यों ना हो, उन सब की एक प्रॉपर DVDs आती हैं और वो DVDs काफ़ी महंगी होती हैं, 10,000, 15,000, 20,000 तक की DVDs होती हैं जो हम में से कोई नहीं ख़रीदता। हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं या किसी कंप्यूटर की दुकान वाले से डलवा लेते हैं, वो हमारे पास ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये हमारे कस्टमर का तो फ़ायदा है, लेकिन असली जिस ओनर ने बनाया उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ऐसी गेम भी पायरेटेड होते हैं, वरना गेम हर कोई ख़रीदने वाला गेम होता है। जैसे हम लोग किसी भी गेम्स की बात करें, PUBG अगर बात करें, ओरिजिनल जो PUBG है, जो PUBG मोबाइल के अलावा कंप्यूटर PUBG है, वो एक पेड गेम है, तभी वो लोग खेल नहीं पाते। मोबाइल गेम फ्री है तभी लोग खेल रहे होते हैं। काफ़ी मोबाइल गेम हो गए, काफ़ी कंप्यूटर गेम हो गए जो पेड होते हैं और काफ़ी लोग उन्हें ख़रीदते भी हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, एक तरह का इलीगल होता है चलाना हमारे पास। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म एक वो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में तकरीबन ना होने के बराबर काम आने वाला है, क्योंकि अगर आप करते हैं कभी PhD और MSc या MPhil की लेवल पे, तब जाकर आपको प्लेजरिज्म चेक करना पड़ता है। प्लेजरिज्म से पता चलता है भाई कि चीज़ें, डाटा जो हमने लिया है वो किसी वेबसाइट से नहीं लिया। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से पूरा कॉपी पेस्ट किया, ये प्लेजरिज्म की डेफिनेशन उठाई और ये कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी एक डायरी में या अपने एक थीसिस पे कि ये लाइनें सारी मैंने लिखी है। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पर सर्च की जाएगी ये लाइनें, तो पता चल जाएगा प्लेजरिज्म के ज़रिए कि ये इंटरनेट से आपने लाइनें लिए या किस बुक से लिया या इसका ऑथर कौन था। तो प्लेजरिज्म हम लोग को डिटेक्ट कर पाता है, किसी और का आइडिया या किसी और का वर्क अपने नाम से एक्नॉलेजमेंट करे तो उससे प्लेजरिज्म से पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है चैप्टर समझ में आएगा, पसंद आएगा। अब इसके आते हैं हम लोग MCQs पे, ताकि MCQ से समझ पाए कितना चैप्टर समझ में आया आप लोगों को। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो पिछली वीडियो को मिला के आप लोगों के MCQs हैं, बहुत आसान है MCQs ना, अगर आपने चैप्टर सही से समझा
ब्रॉड टर्म दैट इनकम्प्रेसेस दिस टर्म हार्मफुल सॉफ्टवेयर इज, यानी एक ब्रॉड टर्म जिसको हम छोटा करके बताते हैं कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं मालवेयर्स। मालवेयर्स में हमारे पास वायरस, एडवायरस और स्पाई वायरस आ जाता है। फिर दूसरा पार्ट, द ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म दैट अलाउ टू रियल पर्सन टू एक्सेस डाटा और डिवाइस, ऐसा मैकेनिज्म जो हमारे सिर्फ रियल पर्सन को ही ऑथोराइज कर पाए। क्या हो सकता है, पिन तो कोई भी डाल सकता है, स्कैन कोड कोई भी कर सकता है, यूजर और पासवर्ड आपको ही पता हो सकता है। सिर्फ बायोमेट्रिक इज अ रियल थिंग, जिससे आपको पता चल पाएगा क्या चीज़ हमारे पास ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म होता है। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्ट, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मोस्टली प्रोटेक्ट किससे होते हैं। अच्छा चलो सॉफ्टवेयर की लाइन में ज़रा सा देख लेते हैं क्योंकि इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा स्किप किया। सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे पास इस तरह की होती हैं, नॉर्मली पायरेसी से बचने के लिए हमारे पास इस बुक में पता नहीं चीज़ों का वो देखा जाए तो ट्रेड बिकॉज लॉज ऑफ सिग्निफिकेंट पायरेटेड, चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ वरना सॉफ्टवेयर की लाइन में आपको नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर आर टोटली प्रोटेक्ट होती हैं मेरे ख्याल से अपने कॉपीराइट से। फिलहाल इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स इन द कंप्यूटर फील्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज, अगर देखा जाए प्रोफेशनल एथिक्स क्यों होती है, क्योंकि एक तरह से प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट एथिक्स एक तरह से कंप्यूटर फील्ड में अगर हो तो हमारा फ़ायदा क्या क्या है। नेसेसरी है लॉ की नेसेसरी है, कुछ जगह पे है भी कुछ जगह पे नहीं है। वायलेंस फैलने से रोकेगी, सही है भाई। इट इज़ यूज ऑफ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। असली में इसका मेन मकसद ये है कि एक हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें प्रोफेशनल एथिक्स। अच्छा मैं थोड़ा नजला हो रहा है तो बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। फ्री एंटीवायरस ऑफेंड, फ्री एंटीवायरस के हमारे पास क्या मसला होता है। फ्री एंटीवायरस का हमारे पास ये मसला होता है कि लिमिटेड सर्विस हमारे पास ऑफर होती है, सारी सर्विसेज ऑफर नहीं हो पाती फ्री एंटीवायरस की। कॉपीराइट एंड कॉपी एंड पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट एक्नॉलेज ऑफ रियल पर्सन, यह हमारे पास कहलाता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म के थ्रू हमें पता चल जाता है कि भाई आपने ये चीज़ कॉपी पेस्ट की तो कहीं की। सिम दैट डज नॉट हार्म एंड स्टील डाटा, द लीस्ट हार्मफुल मालवेयर इज, अगर डाटा के चुराने और नुकसान पहुंचाने को हटा दिया जाए सबसे कम वायरस कौन सा नुकसान करता है, तो वो नुकसान करता है हमारा एडवेयर, क्योंकि ये सिर्फ हमारे पास ऐड दे रहा होता है। ऐड पर अगर हम क्लिक नहीं करें, ऐड हटाते रहें तो हमारे कंप्यूटर कोई नुकसान नहीं करता, सिर्फ पॉपअप होता रहता है। द मालवेयर दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ डज नॉट नीड टू अटैच विद एनी फाइल, वो मालवेयर जो अपने आप को बार बार रिप्लिकेट करता रहे, दोबारा एक जैसे अपने फॉर्म बनाता रहे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वॉर्म वायरस हमारे पास एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को कॉपी पेस्ट करता रहता है। फॉर फॉलोइंग विच इज स्प्रेडिंग, किसके जरिए हमारे पास वायरस स्प्रेड होता है, ईमेल के जरिए भी होता है, डिस के जरिए भी होता है, इंटरनेट के जरिए भी होता है, तभी इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। अच्छा ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। क्लिक द लिंक एंड विन $5 वाउचर ऑफ मैकडॉनल्ड्स, इस तरह के एग्जाम्पल आपके पास आए होंगे। ये सब किसकी एग्जाम्पल होते हैं, क्लिक से पता चल जाता है ये एक तरह का आपके साथ किसी ने मजाक किया है या फिर किस तरह आपने हैक करने के लिए दिया है, और ये चीज़ कहलाती है क्लिक जैकिंग। तो यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगला चैप्टर की भी वीडियो भी आने वाली है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।